इंग्लिश सीखना है तो सिर्फ रूल्स रटना नहीं होता, समझना पड़ता है उसको, और उसको बेहद अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। और इंग्लिश ग्रामर का एक पावरफुल पार्ट है फ्रेजेस। तो आज हम इस वीडियो में फ्रेजेस को ऐसे कवर करने वाले हैं ना, लाइक नेवर बिफोर। आज से पहले आपने फ्रेजेस को ऐसे इतने अच्छे से नहीं समझा होगा। ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं ना, ग्रुप में आके सेंटेंस में क्लैरिटी, स्टाइल और पावर भर देते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा ये छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स सेंटेंस के पावर को कितना ज्यादा बढ़ा देते हैं, उनको एम्फसाइज कर देते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो, कुछ भी हो, फ्रेजेस को समझना मतलब फ्लुएंट इंग्लिश की तरफ एक बड़ा स्टेप लेना। तो रेडी हो जाओ, आज हम फ्रेजेस को तोड़ के समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि लाइक नेवर बिफोर, और कोई भी फ्रेजेस में आपको डाउट नहीं होगा। छोटे से छोटे सिंपल से सिंपल एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप कॉन्फिडेंट और क्लियरली बोल पाओ और इनका इस्तेमाल, आइडेंटिफिकेशन जो है ना, वो अपनी राइटिंग में जबरदस्त तरीके से कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दैट फ्रेजेस होते क्या है। फ्रेजेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जब एक शब्द से ज्यादा शब्द हो हमारे पास, ओके, जो एक साथ आते हैं और एज अ यूनिट काम करते हैं। और इनमें कभी भी हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होता। यानी कभी आपको सब्जेक्ट मिलेगा तो कभी आपको वर्ब मिलेगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। तो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स कभी भी जो एक साथ आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेजेस। कई तरह के फ्रेजेस होते हैं, कई सारे टाइप्स के फ्रेजेस होते हैं, तो उनको आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले जानते हैं कुछ की फीचर्स, कुछ विशेषताएं फ्रेज की, कि एक फ्रेज की विशेषता क्या होती है। ओके, लाइक इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच। की पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगल पार्ट होता है, जैसे कभी ये नाउन बन सकता है, कभी एडजेक्टिव होता है, कभी एडवर्ब होता है, कभी प्रेपोजिशन होता है। तो इस तरह से फ्रेजेस जो है वो होते हैं। एंड इसमें कभी भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो सब्जेक्ट होगा, या तो ऑब्जेक्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्ब होगा। तो ऐसे ये कुछ विशेषताएं, ये कुछ फीचर्स हैं, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फ्रेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रेज है ना, तो वो हमारा होता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, अब ऑलवेज रिमेंबर, नाउन का आंसर ना हमें हमेशा व्हाट में मिलता है। तो इफ वी गेट आंसर ऑफ व्हाट इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब कभी भी व्हाट का आंसर आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मिले, यानी एक से ज्यादा वर्ड्स में व्हाट का आंसर मिलता है, तो वो हमारा हो जाता है नाउन फ्रेज। नाउन का आंसर हमेशा क्या होता है कि आपको इसमें व्हाट का आंसर मिलेगा, नाउन फ्रेज का आंसर। ऑलवेज रिमेंबर, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी देख लीजिए। लाइक कोई डिटरमाइनर यूज होगा, ओके। अगर आपने डिटरमाइनर की वीडियो नहीं देखी है तो जाइए आई बटन में, मैंने डिटरमाइनर की वीडियो पूरा का पूरा अपलोड कर दिया है। एंड डिटरमाइनर्स लाइक नेवर बिफोर, इतने अच्छे से समझा दिया है सारी चीजें कि डिटरमाइनर के एक एक रूल को आपको मतलब अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। तो डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव, कोई सा भी एडजेक्टिव हो सकता है, और नाउन। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इन जनरल सेंटेंस में व्हाट का आंसर जो है ना वो नाउन फ्रेज करते हैं। तो एग्जांपल्स देखते हैं। द रेड कार इज माइन। तो देखिए व्हाट इज माइन, तो आपको पता चल जाएगा द रेड कार इज माइन, तो हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। अ पीस ऑफ केक वुड बी नाइस, क्या होगा अच्छा, तो पीस ऑफ केक। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हमें आंसर मिला किसका, व्हाट का आंसर मिला, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा नाउन फ्रेज। आई होप ये नाउन फ्रेज क्लियर हो। तो सेंटेंसेस कमेंट में मुझे कम से कम 2-3 सेंटेंसेस ऐसे बिल्कुल कमेंट करें, ताकि मुझे आइडिया लगे, मुझे पता चल सके कि हाँ आपको बेहद अच्छे तरीके से नाउन फ्रेज जो है वो आ चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज जो है वो बेहद आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना समझना है कि ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, बस इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ब फ्रेज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जैसे शी हैज बीन वर्किंग हार्ड। तो देखिए ये हैज बीन से लेकर वर्किंग तक हम सिर्फ और सिर्फ इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। दे विल गो, तो ये जो विल गो है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ऐसे जब कभी भी ग्रुप ऑफ वर्ब्स जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आप लिखते हैं, वो हमारा वर्ब फ्रेज होता है। इन दोनों के अलावा, वर्ब के अलावा इसमें कुछ नहीं आता, ये ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज
एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव हमें पता है कि जो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर किसी नाउन को दो या दो से ज्यादा वर्ड्स ने डिस्क्राइब किया है, अगर किसी नाउन को दो या दो से ज्यादा वर्ड्स ने डिस्क्राइब किया है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे द गर्ल, अब ये ना गर्ल जो है ना उसके बारे में बताया गया, गर्ल विद अ कर्ली हेयर, यानी देखिए इस गर्ल को स्पेसिफाई, इस गर्ल को डिस्क्राइब किया गया, इसके बारे में इसकी विशेषताएं बताई गई है दो से ज्यादा वर्ड्स में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। इट वाज अ मूवी, अब ये मूवी के बारे में बताया गया, देखो फुल ऑफ सस्पेंस, तो मूवी कैसी थी, फुल ऑफ सस्पेंस थी, तो मूवी के बारे में बताया गया। तो जब कभी भी किसी भी नाउन के बारे में दो या दो से ज्यादा शब्दों में डिस्क्राइब किया गया हो, बताया गया हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। और बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही करते चले, सीखते चले। आई होप ये एडजेक्टिव फ्रेज भी क्लियर हो गया हो आपको, तो अब इसमें कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो कभी भी नाउन का आंसर, नाउन को कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। ऑलवेज रिमेंबर। नाउ कम टू एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, ये एक सेंटेंस में जो एडवर्ब होते हैं वो एक वर्ब के बारे में बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं और अपने बारे में भी बताते हैं। अरे भाई ये क्या हो गया, एडवर्ब अपने बारे में कैसे बता सकता है, तो जी हाँ, एडवर्ब अपने बारे में भी बताता है। तो एक एडवर्ब जो होता है वो तीनों चीज के बारे में, वर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा, एडजेक्टिव को भी करेगा और एडवर्ब के बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो एडवर्ब फ्रेज को कैसे आइडेंटिफाई करें सर, तो एडवर्ब फ्रेज को आइडेंटिफाई करने का जो एक छोटा सा तरीका है ना, वो मैं आपको देता हूं कि सेंटेंस में आपको हाउ का आंसर मिले, वेयर का आंसर मिले, व्हेन का आंसर मिले, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब कभी भी इन सभी का आंसर मिल जाए, किसी भी एक का मिले ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। अब जैसे देखिए ही रैन, वो भागा, कैसे भागा, बहुत तेज भागा, बहुत तेज भागा, तो देखिए हाउ का आंसर मिल रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। शी सिंग्स, वो गाना गाती, अच्छा कैसे गाती है, वो द ग्रेट पैशन, बहुत जुनून के साथ गाती है वो गाना, तो गाना गाती है, कैसे गाती है, हाउ 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 डज शी सिंग, तो वो कैसे गाना गाती है, तो विद द ग्रेट पैशन, ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज। तो जब भी इन तीनों वर्ड को ना माथे पर छाप लीजिए, मतलब टैटू करवा लीजिए, हाउ, वेयर, व्हेन, इनका अगर आपको आंसर मिल रहा है सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मिल रहा है दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में, तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज आवर प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसे फ्रेज होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन, हमेशा प्रेपोजिशन से स्टार्ट होते हैं एंड एंड्स विद अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से एंड करते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन होते ही है जो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है, नाउन और प्रोनाउन का पोजीशन, रिलेशन बताता है सेंटेंस से। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट किससे होगा, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा और नाउन और प्रोनाउन से एंड होगा। और ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार प्रपोजिशन जो है ना, प्रपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब की तरह भी काम करता है, ओके, तो उसमें हमें घबराना नहीं है। हमें प्रेफरेंस जो है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका प्रपोजिशनल फ्रेज आया या एडवर्ब फ्रेज आया, तो आपको जो मतलब मान्यता देनी है, आपको प्रायोरिटी जो देनी है ना, वो देनी है एडवर्ब फ्रेज को। ऑलवेज रिमेंबर। द कैट इज अंडर द टेबल। अब देखिए द कैट, कैट कैट जो है ना वो कहाँ है, इज अंडर द टेबल। देखिए प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, वी वॉक्ड, हम चले थे, थ्रू द पार्क, कहां से, थ्रू द पार्क, पार्क से होते हुए, पार्क से होते हुए, तो थ्रू क्या है, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा और किसी नाउन पर एंड होगा, तो दिस इज व्हाट योर प्रेपोजिशनल फ्रेज इज। तो इसका आइडिया आपको लग गया होगा कि प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये क्या होगा, एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा एंड नाउन और प्रोनाउन पर फिनिश होगा, और हमेशा ये प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू इंफिनिटिव फ्रेज। अब ये इंफिनिटिव फ्रेज होता क्या है, तो इंफिनिटिव फ्रेज आपने बहुत बार देखा होगा, 2+V1 का स्ट्रक्चर, 2+V1 का स्ट्रक्चर, जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू ईट, शी वॉन्ट्स टू कम, ओके, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट, टू पार्टिसिपेट। तो टू के साथ जब कभी भी वर्ब का इस्तेमाल होता है, टू के साथ किसका,
वर्ब का इस्तेमाल होता है तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज होता है, इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव होता है। और ये किसकी तरह काम करता है? एक नाउन की तरह काम कर सकता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर सकता है और एक एडवर्ब की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो जब आपको व्हाट का आंसर मिले तो आप समझ जाइएगा नाउन फ्रेज की तरह होगा। जब आपको किसी नाउन के बारे में पता चले तो आप समझ जाइएगा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। और अगर किसी वर्ब के बारे में पता चले तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज यानी एडवर्ब फ्रेज में आ जाएगा। तो ये इस तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज माई गोल। देखिए व्हाट इज माई गोल, तो टू विन द प्राइज। वैसे तो ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इन्फिनेटिव जो है वो नाउन की तरह काम भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। नाउन का आंसर अभी हमने सीखा था पिछले थोड़ी देर पहले कि नाउन का आंसर कैसे मिलता है, व्हाट में आंसर मिलता है हमें। तो व्हाट इज माई गोल, मेरा गोल है क्या, मेरा गोल आखिर में है क्या, तो व्हाट इज माई गोल। तो देखिए 2+V1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2+V1 से स्टार्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो टू विन द प्राइज, टू विन द प्राइज इज माई गोल। आई होप ये क्लियर हो। व्हाट का तो आंसर आपको मिलेगा ही, लेकिन जो व्हाट का आंसर मिल रहा है उसमें आपको 2+V1 जो है वो देखने को मिलेगा। He wants, वो चाहता है, क्या चाहता है भाई, क्या चाहता है, he wants to travel the world, to travel the world। देखियो 2+V1, 2+V1, तो यहाँ पर भी ये इन्फिनेटिव फ्रेज और यहाँ पर नाउन फ्रेज भी है। यानी व्हाट का आंसर मिल रहा है, व्हाट का आंसर किस में मिलता है, नाउन फ्रेज में मिलता है। और नाउन फ्रेज में अगर मिल रहा है तो 2+V1 के फॉर्म में मिल रहा है, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। नाउ कम टू जेरेंट फ्रेज। अब जैसे इन्फिनेटिव फ्रेज 2+V1 से स्टार्ट होता है, वैसे ही जो जेरेंट फ्रेज है ना वो हमारा V1+ing से यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होता है। जैसे V1ing सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, व्हाटएवर जो भी है V1ing से स्टार्ट होगा। और ये काम यानी वर्ब नहीं होगा, ये किसकी तरह काम करता है, ये करता है काम नाउन की तरह। यानी आपको इसमें भी आंसर किस में मिलेगा, आपको व्हाट में आंसर मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, व्हाट में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे स्विमिंग इन द सी इज फन। भाई क्या है फन, तो स्विमिंग इन द सी, स्विमिंग इन द सी, ये जो है ना ये क्या है, जेरेंट फ्रेज है, जेरेंट फ्रेज है। क्योंकि V1ing में हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। शी एंजॉयज, वो पसंद करती है, क्या पसंद करती है, रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। तो यानी देखिए आपको व्हाट का आंसर मिल रहा है V1ing में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा व्हाट का आंसर अगर विदाउट V1ing मिले तो नाउन फ्रेज में, लेकिन अगर व्हाट का आंसर आपको V1ing के फॉर्म में मिले तो वो हो जाएगा हमारा जेरेंट फ्रेज। आई होप ये क्लियर हो आपको, जेरेंट फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। तो इन्फिनेटिव फ्रेज 2+V1 के फॉर्म में आंसर मिलता है और जेरेंट फ्रेज जो है V1ing के फॉर्म में आंसर मिलता है और 2 से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। हमेशा फ्रेज का कंडीशन ही होता है कि 2 या 2 से ज्यादा ही वर्ड्स होने चाहिए। नाउ कम टू अपोजिटिव फ्रेज। अब ये अपोजिटिव क्या होता है, तो अपोजिटिव को अच्छे से समझते हैं। दैट अपोजिटिव फ्रेज जो होता है ना वो रीनेम्स, आइडेंटिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। ये ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। अपोजिटिव फ्रेज जो है वो हमेशा ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया जाता है किसी भी नाउन को, किसी भी नाउन के बारे में बताने के लिए। जब हम उस नाउन के बारे में एडिशनल या ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं सेंटेंस में, तो हम क्या यूज करते हैं, अपोजिटिव फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट एक्ट्स लाइक अ नाउन यूजुअली एड डिटेल और क्लैरिफिकेशन। ये क्या करता है, डिटेल देता है नाउन के बारे में, नाउन के बारे में डिटेल देगा। जैसे सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस से पहले ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एसेंशियल और एक होता है नॉन एसेंशियल। तो एसेंशियल को ही हम रिस्ट्रिक्टिव भी कहते हैं और नॉन एसेंशियल को नॉन रिस्ट्रिक्टिव कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसी की बुक में एसेंशियल होता है तो किसी में नॉन एसेंशियल होता है, किसी रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव के फॉर्म में दिया जाता है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नॉन एसेंशियल फ्रेजेस होते हैं ना, नॉन एसेंशियल पॉजिटिव फ्रेजेस, हमेशा कॉमा लगता है उनमें, और ये सबसे ज्यादा ये ध्यान रखिएगा, बहुत फोकस करने वाली बात है। नॉन एसेंशियल अपॉजिटिव फ्रेजेस, अभी नॉन एसेंशियल क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। नॉन एसेंशियल अपॉजिटिव फ्रेजेस होंगे वो सेपरेट होते हैं कॉमा के थ्रू। जैसे आप देखते हैं, माई फ्रेंड अ स्किल्ड गिटारिस्ट प्लेज इन अ बैंड। अब देखिए आपको एक्चुअल सेंटेंस जो है ना वो ये है, माई फ्रेंड प्लेज इन अ बैंड, वो बैंड में ना मतलब कुछ बजाता है। अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दे दी, अ स्किल्ड गिटारिस्ट, यानी इसमें मैंने कॉमा दे दिया। तो जब कभी भी नॉन एसेंशियल हो कि मतलब बताना जरूरी ना हो, बताना जरूरी नहीं होता है
तब हमारा ये नॉन एसेंशियल और इसमें कॉमा का इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे मिस्टर स्मिथ इज रिटायरिंग दिस ईयर। अब इसमें ना मिस्टर स्मिथ के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है मिस्टर स्मिथ इज रिटायरिंग दिस ईयर। लेकिन अगर मैं मिस्टर स्मिथ के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, मिस्टर स्मिथ आर मैथ्स टीचर इज रिटायरिंग दिस ईयर। तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन ये नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है, आप नहीं दोगे तो भी सब पहचान जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब कुछ ऐसे मतलब अपोजिटिव्स होते हैं जो बताना पड़ता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। जैसे द पोएट रोट द रोड नॉट टेकन। अब पोएट, कौन से पोएट, क्या है नहीं जानते, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी पोएट को क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया। पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एसेंशियल है, बताना जरूरी है, तो उसे कॉमा नहीं लगाया जाएगा। जो बताना जरूरी नहीं होता उसमें आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, लेकिन जो बताना जरूरी है उसमें कॉमा हम नहीं लगाते। जैसे माय ब्रदर डेविड लिव्स इन न्यूयॉर्क, मेरा भाई जो रहता है ना वो न्यूयॉर्क में। अरे कौन सा भाई, तो यहाँ पर क्लैरिटी करने के लिए मैंने नाम दे दिया भाई डेविड। माय ब्रदर डेविड लिव्स इन न्यूयॉर्क। तो आई होप ये क्लियर हो। तो जो एसेंशियल होंगे उसमें कॉमा नहीं लगेगा, लेकिन जो एसेंशियल होगा उसमें कॉमा नहीं लगाएंगे, और जो नॉन एसेंशियल होंगे उसमें हमें कॉमा लगाना है। तो आई होप ये क्लियर हो। और अपोजिटिव फ्रेज भी आपको क्लियर हो क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सके उसके बारे में बना, मतलब दोबारा नया सेंटेंस स्टार्ट किए बगैर ना हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसीलिए अपोजिटिव का इस्तेमाल जो है वो हम करते हैं। आई होप ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए हो, एंड कोई भी फ्रेज ऐसा नहीं हो जिसमें आपको डाउट बचा हो। एंड दोस्तों, फ्रेजेस सिर्फ ग्रामर का टॉपिक नहीं है, ये आपकी इंग्लिश की जान है, इस बात को आप समझ लीजिए। चाहे आप लिख रहे हो या बोल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, किसी भी इंटरव्यू को प्रिपेयर कर रहे हो, हर चीज में फ्रेजेस आपको बनाते हैं कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंस से ही ना मतलब सब कुछ होता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। तो आज से ग्रामर की थ्योरी जो है ना वो इस तरह मत देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, उनको समझने की कोशिश करो, उनको जियो, फील करो, सब कुछ समझो। ओके, और उन्हें अपने वर्ड्स में यूज करो। और याद रखो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है या लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ एसडी एरुडिशन, इंग्लिश विद एसडी एरुडिशन। एंड ये आपके हाथ में दैट की वेदर यू हैव टू लर्न और नॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना तो एक लाइक तो जरूर है, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों से जिनको इनकी बेहद जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल ग्रामर कंटेंट्स के साथ मैं आता रहूंगा और आपको मिलता रहूंगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट है, तो यू कैन कॉमेंट, आप कॉमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।